पी टाइप सेमीकंडक्टर आर मेड बाय एडिंग इम्प्योरिटी एलिमेंट। ठीक है, पी टाइप बनाना है तो हमें बोरोन फैमिली से लेना पड़ेगा और बोरोन फैमिली का इसमें बोरोन ही दिया हुआ है, सी पार्ट। एट रूम टेम्परेचर पी टाइप सेमीकंडक्टर हैज़, रूम टेम्परेचर पे पी टाइप में क्या होगा, तो लार्ज नंबर ऑफ होल्स होंगे और फ्यू इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सो योर आंसर विल बी ए पार्ट। ए पीस ऑफ सेमीकंडक्टर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद एन इलेक्ट्रिक सर्किट, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी तो करंट बढ़ जाएगी, द करंट विल इंक्रीज, सी पार्ट। द वैलेंस ऑफ एन द वैलेंस सी द वैलेंस ऑफ एन इम्प्योरिटी आइटम एडेड टू जर्मेनियम क्रिस्टल इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इट इनटू पी टाइप, पी टाइप बनाने के लिए उसकी वैलेंसी 3 होनी चाहिए। In a semiconductor, the concentration of electrons is 8 into 10 is power 14 per सेंटीमीटर क्यूब, और होल्स का कंसंट्रेशन दिया है, सेमीकंडक्टर पूछ रहे हैं वो कैसा होगा, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा है होल्स से, तो वो हो जाएगा आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं इन पी टाइप सेमीकंडक्टर देयर इज, पी टाइप में क्या होगा, तो एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा कि एक्सिस ऑफ होल होगा, तो एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन तो नहीं होगा, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, वन इलेक्ट्रॉन से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मिसिंग एटम, एटम मिसिंग नहीं होगा, एक डोनर लेवल होगा, हाँ ठीक है, एक डोनर लेवल होगा, तो 76 का आंसर बनेगा आपका, डोनर लेवल होगा कि एक्सेप्टर लेवल होगा, डोनर लेवल नहीं होगा, पी टाइप में तो एक्सेप्टर लेवल होता है, और मिसिंग एटम नहीं होगा, तो एब्सेंस ऑफ वन इलेक्ट्रॉन नहीं कहना चाहिए, थोड़ा अजीब हो गया ये। तो इसका जो बेस्ट आंसर इन सब में है, वैसे तो कोई ढंग का दिख नहीं रहा, लेकिन बेस्ट आंसर बी मार सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे होल्स ज़्यादा होंगे, तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की एब्सेंस है। द वैलेंस ऑफ एन इम्प्योरिटी आइटम सो दैट इट टू बी एडेड टू द जर्मेनियम क्रिस्टल सो एज टू मेक इट एन टाइप, एन टाइप बनाने के लिए बैलेंसी 5 होनी चाहिए और पी टाइप बनाने के लिए बैलेंसी 3 होनी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी बैंड डायग्राम शोज द एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है, तो इसमें एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होगा, डोनर इम्प्योरिटी लेवल होगा, और वो आंसर बनेगा ए पार्ट। इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो बैलेंस बैंड नहीं, ये सॉरी कंडक्शन बैंड से जस्ट नीचे होंगे, ये डोनर इम्प्योरिटी एटम के इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये फटाफट इनको रूम टेम्परेचर में जम करा के कहाँ पहुँचा देगा, कंडक्शन बैंड में, और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स लिबरेट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका 78 का जो आंसर बनेगा वो बनेगा आपका, और हमें एन टाइप सेमीकंडक्टर की ही बात करनी है, तो आपका आंसर बनना चाहिए ए पार्ट, ठीक है। ये जो डॉटेड लेवल है वो इम्प्योरिटी का लेवल होगा, तो आंसर बनना चाहिए आपका ए पार्ट। ये है डोनर इम्प्योरिटी लेवल, जबकि अगर हम पी टाइप की बात करेंगे तो पी टाइप का आंसर बनेगा डी पार्ट, क्योंकि ये है एक्सेप्टर इम्प्योरिटी लेवल। इफ एनी एंड वी डी विद द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन ए सेमीकंडक्टर व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज, तो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करने से एन की वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है। वी डी में तो मुझे नहीं लगता कोई ज़्यादा चेंज आने वाला है, लेकिन एन की वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी, 79, तो एन तो आपका इंक्रीज हो जाएगा, ये पक्का है, ठीक है। और वीडी के बारे में कुछ कहना, वीडी वैसे इंक्रीज हो सकता है थर्मल एनर्जी की वजह से, वीडी भी इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन फिर जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो थर्मल एनर्जी बढ़ेगी, थर्मल एनर्जी बढ़ेगी तो तेज़ी से मूव करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ कोई कोलिजन के लिए ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स तो है नहीं, तो ये मूव कर पाएंगे, और मूव कर पाएंगे तो इसका मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स लिबरेट हो गए, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स लिबरेट हो गए तो इनमें आपस में कोलिजन होना शुरू हो जाएगा, और कोलिजन होने से फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हो जाती है, तो ये तो पक्का है कि एनी इंक्रीज कर जाएगी, लेकिन बीडी पे डाउट है, बीडी इंक्रीज भी कर सकता है, बीडी डिक्रीज भी कर सकता है। अगर नंबर डेंसिटी कम है तो बीडी इंक्रीज भी कर सकता है, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, अगर हमें इनमें से कोई एक आंसर टिक करना है, ठीक है, हमें इसमें से कोई एक आंसर टिक करना है, क्योंकि इसमें ऐसा कोई आंसर दिया नहीं है कि सिर्फ एनी इंक्रीज कर जाए, ऐसा कोई आंसर दिया नहीं है, इसमें आंसर ये दिया है एनी इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, वीडी इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, इस तरह के आंसर दिए हैं, ठीक। तो अब हम इसमें से एक टिक करना है, तो ध्यान से समझना है कैसे सोचेंगे हम ये सोचेंगे कि बॉन्ड टूटेंगे, एनी तो इंक्रीज करेगा नो डाउट,
लेकिन जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो टेम्परेचर बढ़ने से थर्मल एजिटेशन बढ़ेंगे, और थर्मल एजिटेशन की जो मोशन होता है वो रैंडम मोशन होता है, तो वो ऑर्डर मोशन को हिंडर ही करेगा। तो आप ऐसा कह सकते हो कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीज कर जाएगी। तो इस हिसाब से जो आपका आंसर जाएगा वो जाएगा ए पार्ट। ठीक है, फिर से समझ लो क्या सोचा हमने। ये सोचा कि टेम्परेचर बढ़ाने से थर्मल एजिटेशन होगा, थर्मल एजिटेशन होगा तो थर्मल एनर्जी जो होती है वो किसी एक डायरेक्शन में मोशन के लिए नहीं होती, वो तो रैंडम मोशन के लिए होती है, और रैंडम मोशन जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ऑर्डर्ड मोशन जो है वो कम होता जाएगा। तो एन ई तो बढ़ेगा बट वी डी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। 79 का आपका बनेगा आंसर फिर ए पार्ट। द एनर्जी गैप सिलिकॉन में दिया है 1.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द मैक्सिमम वेवलेंथ एट विच सिलिकॉन विल बिगिन एब्जॉर्बिंग एनर्जी। मतलब सिलिकॉन एनर्जी एब्जॉर्ब कर ले, मतलब बॉन्ड टूट जाए, मतलब इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से जम करके कंडक्शन बैंड में पहुंच जाए, तो उसके लिए वेवलेंथ कितनी लगेगी। तो वेवलेंथ का फॉर्मूला है, एनर्जी का फॉर्मूला होता है एच सी बाई लैम्डा। तो आपको लैम्डा अगर निकालना होगा तो हो जाएगा एच सी बाई ई। एच सी की वैल्यू जो हमने याद करी हुई है वो है 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू एंगस्ट्रॉम। और अगर इसमें एनर्जी हम एंगस्ट्रॉम में डालें 1.14, सॉरी एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में डालेंगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल आउट हो जाएगा और डिवाइड होकर एनर्जी जो है वो एंगस्ट्रॉम में आ जाएगी। तो ये आपकी आएगी 12,400 को 1.04 से डिवाइड करेंगे तो 10,888 के आसपास आंसर मिलेगा आपको। ठीक है, 12,000 को एक से बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे तो 12,000 से कम ही आएगा, तो 10,000 के आसपास आपको आंसर मिल जाएगा। तो बिना कैलकुलेशन के हम कह सकते हैं कि आंसर ए पार्टी होगा। नेक्स्ट में जर्मेनियम को डोपिंग करी है एल्यूमिनियम से, तो एसेप्टर एटम्स जो है उनका कंसंट्रेशन दिया, तो एसेप्टर एटम का जो कंसंट्रेशन होता है वही नंबर ऑफ होल्स का कंसंट्रेशन हो जाता है। ठीक है, नंबर डेंसिटी ऑफ एसेप्टर एटम इज सेम एज नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स, NH। और वो कितनी दी है, वो दी है आपको 10⁻21 पर मीटर क्यूब के ऑर्डर की। और इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन Ni जो दिया है वो 10⁻19 दिया है पर मीटर क्यूब। तो नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स पूछ रहे हैं कितना होगा। कंसेप्ट ये होता है Ne इंटू NH का जो प्रोडक्ट होता है वो Ni स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ से नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहे हैं, Ni पूछ रहे हैं, तो ये हो जाएगा Ni स्क्वायर अपॉन NH। Ni स्क्वायर हो जाएगा 10⁻19 इंटू 10⁻19 अपॉन NH कितना हो जाएगा 10⁻21। तो ये आपका आंसर बनेगा फिर 19 और 21 कैंसिल करेंगे तो 10⁻17 आंसर बन जाएगा, 10⁻17 पर मीटर क्यूब। सो योर आंसर विल बी ए पार्ट। द इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी इन एन टाइप जर्मेनियम इज 3900 सेंटीमीटर स्क्वायर, कुछ लिखा हुआ है उन्होंने। ठीक है, और कंडक्टिविटी दी है। तो मोबिलिटी जो होती है, मोबिलिटी वो होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो वो होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी दी है आपको 3900, यूनिट क्या होनी चाहिए, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की यूनिट अगर ये सेंटीमीटर में लिखा उन्होंने तो सेंटीमीटर पर सेकंड, और इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा आपका वोल्ट। अच्छा, वोल्ट पर मीटर की जगह वोल्ट पर सेंटीमीटर सोचा तो वोल्ट होगा, वी जो है वो वोल्ट होगा, वोल्ट पर सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट इंटू सेकेंड आ जाएगा। ठीक, पोटेंशियल की यूनिट तो वोल्ट ही मानी है उन्होंने, और डिस्टेंस की यूनिट जो है वो सेंटीमीटर मानी है। इस तरह से उन्होंने क्रिएट किया। और कंडक्टिविटी दी है, कंडक्टिविटी दी है 6.24 महो पर सेंटीमीटर, ओम इनवर्स होता है महो। देन इम्प्योरिटी कंसंट्रेशन पूछ रहे हैं, विल बी, देन इम्प्योरिटी कंसंट्रेशन विल बी इफ द इफेक्ट ऑफ कोटर्स इज नेग्लिजिबल। इम्प्योरिटी कंसंट्रेशन पूछ रहे हैं कितना होगा, और होल का इफेक्ट नेग्लिजिबल है, जो भी है इलेक्ट्रॉन्स का इफेक्ट है, और इलेक्ट्रॉन्स का जो नंबर डेंसिटी होगा वही नंबर डेंसिटी ऑफ डोनर एटम्स हो जाएगा, उसी का कंसंट्रेशन पूछ रहे हैं। बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स का ही कंसंट्रेशन पूछ रहे हैं। ठीक, अब ध्यान समझना कैसे करेंगे। मोबिलिटी जो होती है वो होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी NEAVD, सॉरी ड्रिफ्ट वेलोसिटी को अगर हम करंट के टर्म्स में लिखेंगे तो करंट जो होती है वो क्या हो जाएगी NEAVD, ये होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट का रिलेशन। तो VD की अगर हम वैल्यू डालेंगे यहाँ पे तो कितना आ जाएगा VD, जरा देखते हैं।
तो आ जाएगा आई अपॉन एन ई ए, ये आ जाएगा। ठीक है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, अब ओम्स लॉ अगर बनाएंगे तो आई को क्या लिख सकते हैं हम, वी बाई आर। ध्यान से देखते जाना आप, ध्यान सारी चीज़ें। ठीक, ओम्स लॉ अगर हम बनाएंगे आई को क्या लिख सकते हैं, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, और साथ में ये एन ई ए और ई तो चल ही रहा है। वोल्टेज को क्या लिखा जा सकता है, यहीं पर रिप्लेस कर देते हैं। वोल्टेज को लिखा जा सकता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू लेंथ, और रेजिस्टेंस को क्या लिखा जा सकता है, रेजिस्टेंस को रिप्लेस कर देते हैं तो रेजिस्टेंस को लिखा जा सकता है रो एल बाई ए। तो मज़े की बात यह है कि एल से एल कट गया और ए से ए कट गया, और रो को ऊपर लेके जाएंगे, और ई से ई कट गया, रो को ऊपर लेके जाएंगे तो ये बन गई आपकी कंडक्टिविटी। तो म्यू इज इक्वल टू आ गया कंडक्टिविटी अपॉन एन इंटू ई। अब आपको ध्यान से देखना है क्या क्या है आपके पास। आपके पास मोबिलिटी दी है, आपको कंडक्टिविटी दी है, और आपको ये निकालना नंबर डेंसिटी। जो नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा वही नंबर डेंसिटी ऑफ डोनर एटम्स हो जाएगा। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁹ आपको पता ही होता है। तो इसमें सारी वैल्यू डालनी है और आपको नंबर डेंसिटी मिल जाएगी। और सिंस सब कुछ सेंटीमीटर में चल रहा है तो आपको जो नंबर डेंसिटी मिलेगी वो सेंटीमीटर क्यूब में मिलेगी, और मिलनी भी चाहिए क्योंकि आंसर उन्होंने सेंटीमीटर क्यूब्स में ही सारे दिए हुए हैं। सॉल्व कर लेना, आपको एक आंसर मिल जाएगा। In a semiconducting material, the mobility of electrons and holes are mu e and mu h respectively. Which of the following is true? तो म्यू ई मोबिलिटी ज़्यादा होती है इलेक्ट्रॉन्स की, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्शन बैंड में, और कंडक्शन बैंड में होते हैं तो बहुत तेज़ी से मूव करते हैं, जबकि होल्स होते हैं बैलेंस बैंड में, उनकी मोबिलिटी कम होती है। तो आपको याद रखना है मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन्स की ज़्यादा होती है सिंस दे आर इन कंडक्शन बैंड। Which of the energy diagram, which of the energy band diagram shown in a figure corresponding to that of semiconductor? तो सेमीकंडक्टर में इतना होता है कि ये जो एनर्जी गैप है ये थर्मल एनर्जी के बराबर हो जाए, ताकि थर्मल एनर्जी पे भी कुछ कुछ बॉन्ड टूट जाए। लेकिन समझने वाली बात ये है कि इसमें बैलेंस बैंड तो पूरी भरी हुई है, लेकिन जो कंडक्शन बैंड है वो खाली है, पूरी खाली दिखाई है उन्होंने। तो अब ठीक है, पूरी खाली दिखाई है, लेकिन थोड़ा सा भर देते, कुछ 2 4 10 इलेक्ट्रॉन डाल देते तो थोड़ा ठीक लगता। ठीक है, ठीक है, तो फिर भी आंसर कौन सा मारेंगे हम, डी पार्ट, क्योंकि ये जो एनर्जी गैप है ये बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होना चाहिए। ठीक ठीक है, और थोड़े बहुत तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। उनका जो कंडक्टिविटी है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की, जो कंडक्टिविटी होती है प्योर सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी होती है वो मोर और लेस इंसुलेटर की जैसी ही होती है। द एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर 3 सेमीकंडक्टर सैंपल ऑफ सिलिकॉन आर शोन, वी कैन अजर्ट दैट। ठीक है, तो जो एक्स है वो आपका प्योर सेमीकंडक्टर है, वाई में आपने डोनर इम्प्योरिटी एटम ले रखे हैं, तो फिफ्थ ग्रुप से उन्होंने वाई में आपने वो कर रखी है डोपिंग, और जेड में एक्सेप्टर इम्प्योरिटी एटम्स हैं तो इसमें थर्ड ग्रुप से कर रखी है, और एक्स अनडोप्ड है। ठीक है, तो क्या आंसर बनेगा फिर, एक्स अनडोप है, वाई में जो है वो कौन सा ग्रुप है, फिफ्थ ग्रुप है, और जेड में कौन सा ग्रुप है, थर्ड ग्रुप है। तो आंसर बनना चाहिए आपका 85 का डी पार्ट।